अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सन्याशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। इस हफ्ते में मुल्की और आलमी सतह पर बड़ी अहम डेवलपमेंट वकूअ पज़ीर हुई हैं, जिनमें से एक बहुत अहम वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गानिस्तान का दौरा है। दूसरी तरफ कोरोना की लहर बेकाबू दिखाई देती है। दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे पास खुशखबरियाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए। PSL का मैच जो कि हाल ही में इख्तिताम पज़ीर हुआ है, उसमें कराची जो है वो चैम्पियन बन चुकी है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे अब्दुल रहमान राना साहब के साथ। राना साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपके साथ एक सैड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। 19 नवंबर 2020 की रात तहरीक लब्बैक के सरबराह खादम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। हमें इस पे बहुत अफसोस है और उनके ख़ानदान के साथ पूरी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र व जमील अता फ़रमाए और खादम हुसैन रिजवी की रूह को जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। आमीन। बताइएगा रहमान साहब के ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लॉस रहा है? देखें, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की जो काविशें थीं इस मुल्क में किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। नामूसे रसालत का पहरेदार इस दुनिया से रुखसत हुआ है और क्या ही शानदार तरीके से रुखसत हुआ है। उनकी सियासत पे बात करें, उनके पढ़ाई पे बात करें, उनकी ज़िंदगी पे बात करें, थोड़े सख्त ज़रूर थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत की खातिर जो उनके कॉन्सेप्ट थे वो बड़े क्लियर थे, उनमें कोई अबहाम नहीं था। एक बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तानी सोसाइटी को आया है, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक को कहें तो मैं ये कहूँ कि यतीम हो गई है वो जमात, तो बेजाना होगा। जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा चैनलाइज करके इस तहरीक में हवा भर दी थी, दुनिया को बता दिया था कि नबी के परवाने, नबी को मानने वाले, नबी की हुर्मत को जानने वाले आज भी ज़िंदा हैं और जिस शानदार तरीके से वो पहरा दिया करते थे। अभी भी लास्ट टाइम भी उन्होंने इसी हवाले से धरना दिया था इस्लामाबाद में, जहाँ उनकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत की ख़राबी के बावजूद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर पहरा देने के लिए उनके सफ़ीर को, फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे के साथ वो इस्लामाबाद गए। वहाँ पे हर तरह की उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, गर्मी सर्दी देखी उन्होंने। नवाज शरीफ के दौर में तवील तरीन धरना भी दिया और नून लीग के दौर में उन्होंने अपने मुतालबात भी मनवाए। बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे वो तहरीक लब्बैक वाले। खादम हुसैन रिजवी के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत बड़ा लॉस है इस हवाले से कि एक आशिक़ रसूल गया इस दुनिया से, जो यहाँ पर अमन का दुरूद की फ़ज़ां बुलंद करने की बात करता था, जो नमूसे रसालत पर पहरा देने की बात करता था। और वो शख्स गया इस दुनिया से जो सब को मिलाने की बात करता था। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में इस तरह के लोग जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से इतना शदीद किस्म का प्यार हो, उनकी सोशल मीडिया पे जो अब चल रही हैं तकरीरें, उसमें उन्होंने यही कहा करते थे कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे जैसा नहीं मिलना। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अजीम लॉस। राना साहब, ऐसे खादिम की खिदमात को कभी जुटलाया नहीं जा सकता। बेशक खादिम हुसैन जैसे उनका नाम था, उनकी खिदमात भी उसी तरह की लाजवाल थी। जो हुसैन के नाना से उनका प्यार था और जो हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पे वो अमल पैरा थे, मेरा ख्याल है इसकी मिसालें कामी हैं। बात जी राना साहब, हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के अफ़गानिस्तान के पहले दौरे के बारे में प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी। बताइएगा कि ये दौरा कितना अहम रहा है? देखें, ये इतनी अहम तरीन डेवलपमेंट है इस हफ़्ते में कि जिसको ये पिछले हफ़्ते हम देख रहे थे जब कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ़ ने इल्ज़ामात लगाए थे कि भारत पाकिस्तान में दारंदाज़ी कर रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा और DGI SPR ने उसके सबूत दिए, तो दुनिया को ये बावर करा दिया गया कि भारत किस किस तरीके से किन किन जगहों से दारंदाज़ी की और फितना पाकिस्तान में फ़साद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जो यूज़ हो रही थी सरज़मीन वो अफ़गानिस्तान की थी, इसलिए उसमें बड़ा ज़रूरी था कि हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेते और उनके साथ शेयर करते वो सारी मामला। DGI भी वज़ीर आज़म के साथ थे और मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे अलामिया जो हमारे सामने आया उसके मुताबिक तो पाकिस्तान अमन के लिए सारा कुछ ही करेगा।
یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا. اور مشترکہ جو پریس کانفرنس تھی نا وہ بڑی اہم تھی اس وقت کہ وزیر اعظم نے یہاں کہا کہ ہم امن کے لیے ایک ہر حد تک جائیں گے. اور یہاں پہ یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ضرور کی گئی ہوگی پاکستان کی طرف سے جی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جیسے اس کی سرزمین افغانستان کے لیے استعمال نہ ہو اسی طرح افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ کی جائے. تو وہاں پہ بڑا کانفیڈنس دیکھنے میں آیا. وزیر اعظم کو جانے کی خوشی میں انہوں نے بڑا گارڈ آف آنر پیش کیا. السلام علیکم کے تحفے پیش کیے گئے وزیر اعظم کو لائیو. اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کی ایک اعلیٰ مثال تھی. سارا کابل شہر کو بلاک کیا گیا تھا, بند کیا گیا تھا, بڑی سخت سیکیورٹی تھی. اور وزیر اعظم کا شایان طریقے سے وہاں پہ ویلکم ہوا ہے. اور جو کچھ افغان صدر حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی صاحب کچھ تھوڑا بہت پاکستان کے خلاف بیانات دیتے تھے, میرا خیال ہے اس میں کمی آ چکی ہوگی. اور اب ان کو سمجھا دیا گیا ہوگا کہ پاکستان کس قدر مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے. پھر یہ جو مہاجرین ہیں اس کی واپسی کا طریقہ کار معین کرنے کے لیے کمیٹی کی وفود کی سطح پہ معاملات کو آگے لے جانے کی بات چیت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ افغانستان کی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے راستے, اس پہ بات چیت کی گئی ہے. اور افینس جو لگائی جا رہی ہے بارڈر پہ اس پہ ساری بات کی گئی ہے تاکہ کوئی دار اندازی کی کوشش نہ کر سکے, تاکہ کوئی رخ نہ ڈالنے کی کوشش نہ کر سکے پاکستان کی اور افغانستان کی دوستی میں. اچھا رانا صاحب, اس دورے میں انہوں نے مشترکہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. جی تو بتائیے گا کہ اس میں کن کن اہم نکات پر زیادہ فوکس کیا گیا؟ دیکھیں جو سب سے اہم نقطہ تھا اس پریس کانفرنس میں جو ساری دنیا نے سنا دیکھا اس میں یہی تھا. پاکستان کا جو ہمیشہ سے موقف رہا ہے وہی وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پہ دہرایا ہے کہ ہم امن کی خاطر افغانستان میں امن پاکستان کے لیے خوشحالی لے کے آئے گا. اس لیے پاکستان افغانستان میں امن کی ہر کوشش کو سراہے گا, چاہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہو. دیکھیں افغان طالبان کو ڈائلاگ کی میز پہ لے کے آنا پاکستان کا بڑا کارنامہ تھا. اور اسی کی وجہ سے امن دیکھنے میں آیا ہے ہمیں افغانستان میں, اور پاکستان میں بھی امن اسی لیے ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا. اس لیے وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ جو کی جاتی ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ایک بات امن کے طور پہ ٹھہری ہے ان پہ جو ہے وہ مستقبل میں بھی یہ پورا پاکستان نے سب سے زیادہ فوکس اپنی پریس کانفرنس میں اسی اظہار کا اعلان کیا انہوں نے کہ ہم امن کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. جس طرح سے افغانی جو ہیں وہ رضامند ہوں گے ہم اسی طرح سے جائیں گے. اور کیا کیا معاملات ہونے چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی کو لے کے وہ انہوں نے بڑا کھل کے وضاحت کی کہ ہم اسپیشلی یہ بات کی گئی کہ افغانستان میں سے جو ہے تشدد ختم کیا جائے گا, جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. وہ جو صلح نامہ ہوا یا امن معاہدہ ہوا پاکستان کی وجہ سے قطر میں افغان طالبان اور امریکی فورسز یا امریکی حکومت کے درمیان, تو وہ پاکستان کی وجہ سے تھا نا کہ امن معاہدہ کروا دیا پاکستان نے کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے ختم ہو, فتنہ فساد ختم ہو, تشدد ختم ہو. تو یہ پاکستان کی ہی ساری کوششیں تھی. عمران خان نے جا کے ادھر بھی اسی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ جو تشدد کی کارروائیاں ان کو جو رہ گئی ہیں تھوڑی بہت ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. اوکے, بات کرتے ہیں افغانستان کے دورے کے بعد فیصل آباد کی. تو وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد دورہ کیا اور ابھی پہنچے اور پاور لوم سٹارٹ کی گئی ہیں. تو یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی اہم پاکستان کے لیے ایک فیز سٹارٹ ہو چکا ہے جس کی پیشن گوئیاں ہمارے اولیاء کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں وہ والا فیز یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے. 1960 کے بعد ملکی ترقی کی صنعتی پالیسی پر عمل کیا جا چکا ہے. یہ وزیر اعظم نے فیصل آباد پہنچتے ہی اعلان کیا. 2-4 روز قبل وہ فیصل آباد آئے جہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا مختلف منصوبوں کا. اور سب سے اہم بڑی بات جو سنیا یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں جب ساری جس کو پاکستان میں مانچسٹر کہا جاتا ہے, فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کے کپڑے کے لحاظ سے سب سے زیادہ پروڈکشن جس شہر سے ہوتی تھی وہ فیصل آباد تھا. اس کی جو صنعتیں تھیں وہ بنگلہ دیش ساری شفٹ ہو گئی تھی. نون لیگ کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوئی. اب وہ سارے پاور لومز والے واپس آ رہے ہیں پاکستان میں, اور الحمدللہ اتنا زیادہ اور اتنا بڑا آرڈر ہے پاکستان کے پاس کہ پاور لومز کے مختلف سیکٹر سے ہم نے خود بھی بات کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اب اتنے سارے پروجیکٹ آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس
जगह ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी ऑर्डर ले सकें, इंटरनेशनल इतने ऑर्डर आ गए हैं। तो ये देखें इतना बड़ा अहम डेवलपमेंट हुई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के 5 साला प्लान पर अमल करके मलेशिया, जनूबी कोरिया की तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में यही कहना था कि पाकिस्तान जो मंसूबे बनाता वो तो इतने शानदार होते हैं कि उनसे मलेशिया, कोरिया जैसे ममालिक जो हैं वो इतनी तरक्की कर गए कि वो दुनिया के G10 ममालिक में आ गए, G8 ममालिक में आ गए, और हम वो प्लान बना गए लेकिन हम उसके पीछे के पीछे हैं। तो फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि दोस्त ममालिक ने दिवालिया होने से बचाया, आम बेचने से तरक्की नहीं होगी, सरमायाकार नए शोबे तलाश करें। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की है वो है बल्दियाती निज़ाम की। उन्होंने कहा ऐसा निज़ाम लेके आ रहे हैं हम कि उससे लगेगा कि हर शहर का मेयर पावरफुल भी है, अख्तियारात भी उसको देंगे, और बल्दियाती निज़ाम के आने के बाद जो मसाइल हैं वो शहरों के वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से भी बड़ा फोकस है। और जो निज़ाम बन रहा है ना सनिया इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब के लिए जो निज़ाम बनाया जा रहा है बल्दियाती, वो देखेंगे हम कि ग्रास रूट लेवल तक डिलीवर करने की उसकी अपनी कैपेसिटी होगी। देखा गया है राना साहब मौजूदा हुकूमत काफ़ी तरक्की की तरफ जो है वो जा रही है। ये कोरोना की जो अशारिये पाकिस्तान को डैमेज ना करते तो पाकिस्तान की माशत कहाँ पहुँच चुकी होती। लेकिन कोरोना भी इसलिए पाकिस्तान के लिए देखे ना अभी तक खुशहाली की अलामत ही बन के आया। एक तो जब पहली लहर आई तो हमने उसका भरपूर मुकाबला किया, हमें उतनी जाने नहीं गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जितनी दूसरे ममालिक में हमें देखने में आई। और दूसरी जो अहम बात थी कि दुनिया के जो ऑर्डर हैं वो अब पाकिस्तान के पास आ गए हैं, इसमें हमारे ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होगा और लोगों को रोज़गार भी होगा। इस वक्त 90,000 नौकरियाँ फैसलाबाद में पैदा हो चुकी हैं जिनके लिए अब मज़दूरों को काम पे लेके जाया जा रहा है। वो शहर, वो सनती शहर जिसको मतलब कह लें कि एक यूनिवर्सिटी कहा जाता था कपड़े के हवाले से, कि लोग वहाँ पे जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखते थे, कपड़े की डिज़ाइनिंग सीखते थे, कपड़ों का बनाना सीखते थे, धागे का बुनना सीखते थे। वो अब दोबारा से वो सारी इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ही खुश आइन। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से हमें जो तवक्को थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊंगा, उसकी तरफ ये पहली पेशरफ्त बाकायदा हमें लगती है कि जो उन्होंने फ़ैसले किए उसका समर अल्लाह ताला आज इस अवाम को दे रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो अगली जानब बढ़ना शुरू हो चुका है, उसके स्टेप बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की बात करें ख़ताब की इस तकरीब से, तो उन्होंने कहा कि 1960 की दिहाई में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था। और 1960 का पाकिस्तान कैसा था सनिया कि उस पाकिस्तान में डैम बन रहे थे, उस पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही थी, वो पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ मुल्क था, मुआशी हब था। चीन भी तब हमसे पीछे था, पाकिस्तान आगे था और एशियन टाइगर कहा जा रहा था। तब इंडस्ट्री फैसलाबाद में लग रही थी, तरबेला में डैम बन रहे थे, बड़े सारे मार्ग। जब पाकिस्तान में तरक्की हुई 1960 की दिहाई में हुई, इसलिए वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि जो तरक्की के मनाजिल थे वो हमने तय किए 1960 में, उसके बाद से हमें खसारा ही देखने को मिला। और अब वो टाइम आ गया है कि फिर से हमने अपना गेयर लगा दिया है ऊपर को उड़ने की जानिब। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों ने सिर्फ पहले दौलत बढ़ाई और 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे फेंका इन 30 सालों के। 70 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और बेफ़िक्र हो जाएं। आपके हर तरह के गारंटर हुकूमत पाकिस्तान होगी। देखें दुनिया को चाहिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उसको चाहिए क्या होता है कि इन्वेस्टर चाहता ही ये है कि उसकी जो सरमायाकारी है उसको दवाम मिले, उसको तरक्की मिले, उसको खुशहाली मिले। इसलिए वो मुल्क में किसी भी मुल्क में आके तो वो सरमायाकारी करते हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको हर तरह के वादे दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। तो इससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान मज़ीद इंशाअल्लाह कल को रोशन सुबह होगी पाकिस्तान। आमीन। वक्त हुआ है नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक से पहले हमने बात की थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसके बारे में राना साहब आप क्या कहते हैं कि ये जो पैकेज का ऐलान किया है इसके तारीखी खुदुखाल क्या हैं? देखें, वज़ीर आज़म जब पहुँचे हैं और फैसलाबाद की पावर लूम्स पे उनका बड़ा कंसर्न था कि फिर जो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, तो वो रिवाइवल हो गया। अब उस शहर के भी कुछ ज़ाहिर है जिसको तहरीक इंसाफ ने एक भारी मैंडेट दिया था, उसके लिए भी कुछ करना इसी हुकूमत का फ़र्ज़ था। तो उस हवाले से वज़ीर आला की तरफ से एक बहुत बड़ा पैकेज सामने आया है। 13 अरब रुपए का पैकेज है, जिसके तहत शहर में सड़कें, पार्क, सीवरेज, साफ़ पानी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला ने जब दौरा किया है शहर का, तो शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाकस थी, ख़राब थी, जिसकी वजह से उन्होंने CTO को भी वहाँ से फ़ारिग किया है। और वज़ीर आला काफ़ी बरहम नज़र आए फैसलाबाद के लिए और कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए, शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और कहा कि फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम की सहूलतों को बेहतर बनाएंगे और ये सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होगा। फैसलाबाद के तरक्याती पैकेज पर तेज़ी से अमल दरामद करवाने का इरादा किया गया है वज़ीर आला की तरफ से। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों को यकसां तरक्की की तरफ लेके जाना तहरीक इंसाफ का मंशूर है। सिर्फ यही नहीं, जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं कि DG खान पे या मियाँ वाली पे पैसे लग रहे हैं, उन्होंने इस बात को जुटलाया है अपने अमली काम के ज़रिए कि सिर्फ 2 ही डिवीज़नों पर पैसे नहीं लग रहे, बल्कि फैसलाबाद भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान का और पंजाब का चप्पा चप्पा उसमें शामिल है, जिसमें वो पैसे लगाएंगे और हर इलाके को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद में उन्होंने अवामी शिकायत का भी नोटिस लिया है और फैसलाबाद के जो तंजीमी सेटअप है जिसमें CTO थे और इसके साथ अलावा सेंट्रल पुलिस ऑफिस सपोर्ट करने की हदायत की है CTO को हटाकर, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। उन्होंने सफाई के इंतजामात पर खासी बरहमी फैसलाबाद के लिए ये सारी बातें किसी बड़ी खुशखबरी से जो है कम नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। देखें, इतनी बड़ी जब आपके पास पर्सनैलिटीज़ आती हैं तो अगर वो दे के ना कुछ जाएँ शहर को तो वो भी मसला होता है। शहर में पीने के पानी का बड़ा मसला है, खारा पानी है वहाँ पे ज़्यादा, तो उस पर साफ़ पानी पीने के लिए उन्होंने बड़े अहम मनसूबे के लिए पैसे का अजरा की मंजूरी दी है कि हाँ इसके लिए काम करेंगे। सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बात हुई है और तालीम में तो फैसलाबाद काफ़ी आगे है, यूनिवर्सिटियाँ अपग्रेड करने की वहाँ पे ज़रूरत है, तो उस पर भी बात की है वज़ीर आला ने कि हम ये सारे मसाइल पर, सेहत के हों, तालीम के हों, पीने के साफ़ पानी के हों, सीवरेज के हों, उन सारों के लिए 13 अरब की एक ह्यूज अमाउंट का सालाना तरक्याती ग्रांट का ऐलान किया गया और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशहाल बात है। कोरोना की बात करें तो राना साहब इसकी दूसरी लहर जो है काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। इस हवाले से स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। मौशत के हवाले से बताइएगा कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, कोरोना ने जहाँ पे दुनिया भर में सारी मैशतों का बेड़ा गर्क किया, तो पाकिस्तान में भी उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं थे आने। पहली लहर जब आई तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन, मुल्कों के मुल्क बंद हो गए और जो दुनिया की इकॉनमी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमने देखी कि मनफी होती हुई देखी, ऑयल की प्राइसेस देखी मनफी होते हुए देखी हमने। तो पूरी दुनिया को जैसे झटका दिया उस क्राइसिस ने पाकिस्तान को भी बुरी तरह क्राइसिस ने झटका दिया। स्टेट बैंक ने इसका बरमला इतराफ़ किया है। इससे पहले सब अच्छा लिया जाता था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ पे जो अशारिये, जो मामला सामने आते हैं वो उसी तरह ही अवाम के सामने नज़र आ रहे हैं। बात करें रिपोर्ट की तो रिपोर्ट ने कहा है जी कोरोना की वजह से मईशत जो है वो 0.4% सुकड़ गई है और इसके साथ साथ 52 के बाद 1952 के बाद पहली बार मनफी मुआशी नमू का तसलसल देखा गया है। मैंने कहा था आपको जैसे पहले भी कि दुनिया में मुआशी नमू सारी जगह पे मनफी देखा गया था, क्योंकि दुनिया बाहरी नहीं थी, काम नहीं था हो रहा, सनतें चल नहीं रही थी। इसी वजह से ये पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की वजह से कौमी पैदावार में कमी आई। 9 माह में स्टेट बैंक ने कहा कि हमने सख्त तरीन मुश्किल फ़ैसले किए और अब उसकी हमें रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि मुआशत बहाली की तरफ
گامزن ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کی بات میں نے آپ کو بتا دی، سیمنٹ انڈسٹری کی بات ہم پہلے بھی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ ریکارڈ بھی کی ہیں، موٹر سائیکلیں ریکارڈ بھی کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب پٹرولیم نرخ کم ہونے کی وجہ سے بھی معاملات بہت بہتر ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے اس رپورٹ کا۔ اور زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں تو 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں، اور یہ سالانہ رپورٹ 2019-20 جب شائع ہوئی تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران معاشی صورتحال پریشان کن تھی۔ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2020 تک ادائیگیوں میں عدم توازن جو تھا وہ بھی نمٹایا جا چکا ہے فروری میں، اسی سال میں، اور مالیاتی جڑواں کھاتوں کے خسارے میں نمایاں کمی کو دور کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی کو بھی جو ہے وہ راہ راست پر لے آیا گیا ہے۔ بات کریں پاکستان کے حقیقی خام قومی پیداوار کی تو وہ سکڑ گئی ہے، جو مالی سال 1952 کے بعد پہلی بار منفی معاشی نمو کا پہلا تجربہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے۔ کلی اقتصادی استحکام کے محاذ پر حاصل ہونے والے سابق قابل ذکر فوائد اس بات کو ممکن بنایا کہ کرونا کی وجہ سے وبا سے نمٹنے کے لیے کاروباری اداروں اور گھرانوں سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کروڑوں خاندانوں کی مدد بھی کی اور 12 ہزار روپے بھی دیے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ پاکستان میں ہم نے دیکھنے میں نظر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں انسانی ڈیولپمنٹ کی تو وزیر اعظم نے انڈسٹری جو تھی، تعمیراتی انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کے لیے بڑے شاندار پیکج کا اعلان کیا، جس کو ورلڈ بینک نے بھی سراہا اور IMF بھی اس کو سراہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس کی وجہ سے بڑے ہی جاب کریٹ ہوئی ہیں اور لوگوں نے سکھا سانس لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم تو اب نئے سیکٹر کے جو کھلنے جا رہے ہیں پاکستان میں، وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں، نئے گھروں کے حوالے سے ہیں، تو پاکستان میں اس کے لیے بھی ایک جامع پلان دیکھا ہے۔ کراچی کے حوالے سے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، اور ایک لاہور میں نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس پہ بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ امید ہے اس سے بھی معیشت کا جو نمو ہے وہ پھر سے مثبت سطح پہ جائے گا اور پاکستان ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ کورونا کا خوف جو ہے اب اس حد تک پھیل گیا ہے کہ قومی اسمبلی تک پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ پبلک اکاؤنٹس میٹنگ ارکان کے جو اجلاس میں سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے جا چکے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، کس حد تک یہ خوف پھیل چکا ہے؟ سنیا لوگ اس کو ابھی بھی مذاق لیتے ہیں، کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان میں اس نے اس طرح سے ادھم نہیں مچایا جس طرح سے دنیا میں مچایا۔ اب یہ باتیں ہمیں کرنے کا شوق نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ ڈر گیا وہ ڈر گیا۔ ہمارے سامنے ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ صاحب اپنی زندگی کرونا کی وجہ سے ہار گئے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر ہماری قومی اسمبلی کے منتخب امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کرونا کے جو PAC کا اجلاس ہوا تھا اس میں رانا تنویر کی زیر صدارت آڈٹ جو نوٹ تھے ان پر اعتراضات تھے، منسٹری جو ہے پیٹرولیم پہ، ان پہ ایک بیٹھک ہونی تھی، اس میں حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان آنے تھے۔ تو خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اس میں کہا کہ میرے 5 دوستوں کو کرونا ہو گیا ہے، جس کے بعد ہنا ربانی خر، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں خوف پالنا لازمی نہیں ہے، تجویز پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں SOPs پر عمل درآمد ہوگا تو سارا کام ہوں گے نا۔ جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا شری رحمان نے، ہنا ربانی خر نے اور رانا تنویر نے کہ یہاں پہ تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور SOPs پر عمل بھی نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے لوگوں نے اٹھ کے جانا ہی تھا۔ جیسے دیکھا گیا گیدرنگ بھی ویسے ہی ہے، سب کچھ ویسے ہے، لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہے، تو کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ SOPs پر عمل درآمد ہوں۔ ہم جمعے میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمیں SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کہ مسجد دربار بند کیے جائیں، پھر آپ کو جو تکلیف اٹھانی ہے کہ ہمیں مسجدوں کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا، مزارات کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا، تو آپ پہلے اگر کرونا SOPs پر عمل درآمد کر لیں گے تو ساری چیزیں نارملی کھلی رہیں گی، جس طرح سے ہم نے پیچھے اس لہر کو جو ہے وہ شکست دی ہے۔ دیکھیں تب بھی تو ہم نے ایک قوم کا اکٹھ ہونے کا ثبوت دیا تھا نا، تو اب کرتے ہمیں کیا تکلیف؟
कोरोना के हवाले से हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट सामने आई है, बड़ा अहम फैसला सामने आया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे राना साहब? देखें, अब तक जो है ना 1-2 दिन में मज़ीद कल की जो रिपोर्ट है वो 37 लोग मज़ीद इंतकाल कर चुके हैं, शिकार हो चुके हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो हमारे सामने डिटेल आई हैं मेडिकल ऑफिसर के हवाले से, मेडिकल से वाबस्ता जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर जलसे जुलूस होते हैं ना जी, तो उसमें से हर 5 में से 4 बंदों को कोरोना होने का ख़दशा है। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम जो अपने जलसे हैं वो सारे मनसूख करते हैं, अपोजिशन को भी चाहिए कि वो मनसूख कर दे। जब वो इस वजह से नहीं हिले, उन्होंने कहा कि हम नहीं हर सूरत में जलसे करेंगे, तो एक पटिशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि लोगों की ज़िंदगियों के बचाव के लिए इस तरह के जलसे जुलूस रोके जाएं। तो अदालत का बड़ा ही अहम फ़ैसला सामने आया है। कहा है कि कोरोना इज्तिमात के जो मुंतज़मीन हैं वो ज़िम्मेदार होंगे अगर किसी को कोरोना हुआ तो। अगर कोई जलसा अब भी करता है और वहाँ से कोई लहर फूटती नज़र आती है उस इलाके में कि इस जलसे की वजह से कोरोना फैला है, तो जाहिर है वो जो जलसा करवाने वाले होंगे वो गिरफ्त में ज़िम्मेदार होगा। बिल्कुल, सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो लोगों के मवाद का बायस बनना चाहेंगे। गिलगित में गरीबों को कोरोना के दौरान जलसों से निकाला गया, हमारी खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। अदालत ने ये कहा है। देखें, अदालत खुद कह रही है कि हमारी चीज़ें आप बंद कर दें। आप क्यों लगे हुए हैं अभी जलसे जुलूसों में? हम तो खुद कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए ताकि कोरोना के असरात से बचा जा सके। बिल्कुल। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है और लगा भी दिया गया है, तो बताइएगा लाहौर के किन किन एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है? सनिया, हम यही तो कह रहे थे लोगों से कि बच जाएं बच जाएं बच जाएं, वरना आखिरी हाल फिर हुकूमतों के पास यही होता है कि उन्होंने बंद ही करना होता है। तो लाहौर की बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में ये कोरोना बुरी तरह से फैल चुका है और अब स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक लिस्ट शाया की गई है हुकूमत की जानिब से, जिसके तहत वलेंशिया टाउन के ब्लॉक F1, पैरागॉन सिटी और जौहर टाउन के ब्लॉक E1, E2, F1, F2, G2 और E4, G4। और बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल नंबर 11 भी ब्लॉक कर दिया गया है। DHA का सेक्टर AA, सेक्टर BB, सेक्टर CC, सेक्टर FF और सेक्टर XX और N फेज़ 1 DHA का ये बंद कर दिया गया है। गुलबर्ग की बात करें तो ब्लॉक A FCC और ब्लॉक B FCC को बंद कर दिया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो हम अभी भी कहते हैं कि अपने आप को बचाएं ताकि आप महल्ले कॉलोनियों के बंद होने का बायस ना बने। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो कराची जो है वो चैम्पियन बन चुका है, तो बताइएगा कि PSL का मेला आपकी नज़र में कैसा रहा? देखें, पाकिस्तान को ख़ास तौर पे PCB को बहुत बहुत मुबारक के उन्होंने बड़ा ही शानदार इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया। कोरोना की वजह से उसमें ब्रेक आया और उसके जो बकिया एलिमिनेटर के मैच थे उनको कंप्लीट करवाया और उस बड़े ही दिलचस्प मुकाबले देखने में हमें सामने नज़र आए। सबसे पहला मुकाबला जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ, सुपर ओवर हुआ। इतना दिलचस्प मैच बन गया कि कराची ने बड़े ही नेल बाइटिंग इवेंट के बाद वो मैच जीता, सीधा फाइनल में पहुंचा। लाहौर कलंदर ने सामना किया पेशावर ज़ल्मी का, पेशावर ज़ल्मी को हराया। उसके बाद उन्होंने कराची मुल्तान सुल्तान को हराया, जो दूसरे एलिमिनेटर थे, उनको हरा के वो फाइनल में पहुंची। लेकिन बैड लक आ गए कि उनसे वो जीत नहीं सके, उस दिन उनका दिन नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही शानदार इवेंट था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयरों ने, इंटरनेशनल प्लेयरों की आमद के बाद दुनिया को बड़ा ही खूबसूरत मैसेज गया है कि पाकिस्तान खेलों के हवाले से भरपूर पुरअमन और खुशहाल मुल्क है। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो राना साहब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और इसके अलावा बताइएगा कि फ़ाइनल में इनके हार की वजह क्या बनी है? लेकिन लाहौर कलंदर के साथ तो मेरी खुद भी वाबस्तगी थी, इमोशनली भी और कह लें कि अखलाकी भी, कि लाहौर कलंदर जीते क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, तो इसलिए हमारी सपोर्ट जो थी वो लाहौर कलंदर के साथ थी। लाहौर कलंदर की हार की वजह अगर तो हम PSL में की बात करें इनकी कि कैसी थी इनकी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही, ख़ास तौर पे PSL 5 में।
पहले के 3-4 मैच उन्होंने हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फाइट बैक किया, फाइनल में जगह बनाई, फाइनल में आके हारे, मिस जज हुआ, विकेट स्लो थी, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला उनके गल पड़ गया, स्कोर इतना नहीं बना, क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेल सके, वहाँ पे छक्के मारने वाले ज़्यादा प्लेयर थे। 134 रन पे सारी टीम आउट हुई, जिसको बाबर आजम ने तने तनहा खुद ही चेज़ कर लिया। वो कि उनके भी 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन अगर बाबर आजम की विकेट वहाँ पे मिल जाती तो कराची के लिए भी खासा मुश्किल हो जाता। लेकिन ओवरऑल लाहौर कलंदर की टीम ने बड़ा ही शानदार टूर्नामेंट खेला और ख़ास तौर पे बैन डंक को पाकिस्तानियों ने भरपूर सपोर्ट की। डेविड वीज़ा ने बड़ी शानदार अपनी कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई, 34 साल के उम्र के होने के बावजूद बड़ा ही शानदार तरीके के साथ वो इस टीम के काम आए। गुड न्यूज़ की बात हमने की थी प्रोग्राम के स्टार्ट में। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आपकी नज़र में ये दौरा कैसा रहेगा उनका? देखें, बड़ा ही अहमियत का हामिल दौरा है। इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर इंग्लैंड आती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सारी टीमें आ जाएंगी वापस। ठीक है, अब इंग्लैंड का जो दौरा है वो नहायत अहमियत का अख्तियार कर गया है हामिल, और 2 T20 होंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। इंग्लैंड को हम वेलकम करते हैं। उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी खिदमात हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली हो। उन्होंने PCB के इस दौरे से ये भी बताइएगा कि तमाम दुनिया को मैसेज क्या मिलेगा? ये मैसेज ये जाएगा ना जी, सीधा सीधा कि आप भी आएँ। पाकिस्तान महफूज मुल्क है। जो पहले श्रीलंका के अटैक के बाद एक मसला हो गया था, अब वो जो है सुकून वाला माहौल सामने आ जाएगा। जब इंग्लैंड जैसी टीम यहाँ पे दौरा कर लेगी तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि अब पाकिस्तान खेलों के लिए बेहतरीन मुल्क है। राना साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे न्यू इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।